नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। खबर सहरसा से, जहां बेखौफ अपराधियों ने कंप्यूटर शिक्षक को गोली मारकर जख्मी कर दिया, जिनका इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। जख्मी का नाम शीत कुमार बताया जा रहा है। घटना सदर थाना क्षेत्र के सिरादे पट्टी चौक का है। जख्मी शिक्षक बसोना हाई स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक के पद पर कार्यरत है। वहीं इस बाबत सदर थाना अध्यक्ष ने कहा कि फिलहाल जांच जारी है, अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है। तो पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। सरसा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बेखौफ अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया है। कंप्यूटर शिक्षक है, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल शिक्षक का इलाज जारी है। वहीं अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां बेखौफ बदमाशों ने एक ज्वेलरी दुकान में लूटपाट के दौरान कई राउंड फायरिंग भी की है। बदमाशों ने दुकान के एक कर्मचारी को भी गोली मार दी, जिससे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके से 2 खोखा बरामद किया है। करीब 6 की संख्या में आए अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया। घटना सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर रेवा रोड की है। हीरालाल सराफ एंड ज्वेलर्स दुकान में 3 बाइक पर सवार आधा दर्जन बदमाश पहुंच गए और दुकान में घुसकर लूटपाट करनी शुरू कर दी। हालांकि तब तक दुकान के मालिक कैश लेकर जा चुके थे, लेकिन बदमाशों ने कीमती गहने लूट लिए। बदमाशों ने दुकान के अंदर करीब 5 से 6 राउंड गोली भी चलाई और कर्मियों को बंधक बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुटी हुई है। हम दुकान से बाहर निकले हुए थे कुछ काम से। अचानक हमको फोन गया कि कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग दुकान में घुस चुके हैं और सबको बोल रहे हैं कि कैश निकालने के लिए। संजोग से दुकान उसमें क्लोज हो चुका था, किसी के पास कुछ था नहीं, इसलिए वो लोग काउंटर में कुछ सामान जो लगे हुए थे नॉमिनल, जिसका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं था, वो लोग काउंटर को तोड़ फोड़ कर झोला में रख कर ले गए और शायद 3-4 राउंड फायरिंग भी किए हैं। 4 आदमी अंदर अचानक घुस गया, सभी के हाथ में गन था। वो रोकने की कोशिश किया तो हमको ढकेल गया। उसके बाद फिर फायरिंग करने लगा। कैश बॉक्स मांग रहा था सबसे, नहीं मिलने के बाद हम सब तोड़ताड़ किया। 6 के आसपास लोग अंदर घुसे हैं और घुस करके लूटपाट करने की कोशिश की है। इनका दुकान बंद करने का समय था और इनके अंदर 5 से 6 के आसपास में लोग अंदर दुकान में बैठे हुए थे। तो लूटपाट ज़्यादा कुछ हो नहीं पाई, ज़्यादा कोई सामान नहीं ले जा पाए, लेकिन इन्होंने एक दहशत फैलाने के लिए गोलियां चलाई थी। उसी क्रम में एक आदमी को पैर में गोली लगी है, जो अभी इलाजरत है। समस्तीपुर के ताजपुर थाना इलाके से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक महिला दुकानदार जो भीषण ठंड के कारण दुकान के अंदर अलाव जलाए हुए थे, उसी वक्त अलाव में चल रहे आग की चपेट में आ गई और अचानक वह धू कर जलने लगे। इसके बाद महिला जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। जख्मी महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसे सदर अस्पताल भेजा गया। वो भूरा ताप रही थी, कस्टमर आया, उसको जैसे शिखर दे रही थी और घूमी है, घूम के जैसे कि खा रही है। उसके बाद उसको पीछे से लग गया, उसको पता नहीं चला। किस चीज़ का दुकान? पानपुरिया है। अच्छा, पानपुरिया सब का दुकान है। तो आग सेक रही थी? हाँ, वहाँ पे आग जला के सेक रही थी। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने देश में धार्मिक उन्माद फैलाने की एक बड़ी साजिश का खुलासा किया है, जिसका सूत्रधार पीएफआई को बताया जा रहा है। जांच में खुलासा हुआ है कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में मूर्ति स्थापित करने को लेकर पिछले साल जनवरी में जब नेपाल से बिहार के रास्ते शालिग्राम पत्थर लाया जा रहा था, तब श्रद्धालुओं की टीम पर हमले की एक बड़ी साजिश रची गई थी। पीएफआई से जुड़े मोहम्मद याकूब खान उर्फ सुल्तान उर्फ उस्मान ने हमले की साजिश रची थी और हमले के लिए हथियारों की भी व्यवस्था की गई थी। धर्म विशेष के कुछ सिरफिरे को हमले के लिए तैयार किया गया था, ताकि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक दंगा भड़काया जा सके। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा एक बड़ा खुलासा किया गया है और जांच एजेंसी के द्वारा बताया गया है कि अयोध्या से जुड़े मसले पर जांच एजेंसी को पिछले साल कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी और उसी के आधार पर याकूब के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया था। और जब उससे विस्तार से पूछताछ की गई तो उसने इस बात को स्वीकार किया कि नेपाल से जो विशेष एक शालिग्राम पत्थर को अयोध्या लेकर जाया जा रहा था, उस वक्त में उस
जो टीम है, उस जो भक्तों की टीम है, वहाँ पर उन लोगों के खिलाफ एक हमला करना और इसके साथ ही हमले को अंजाम देने के साथ साथ एक धार्मिक उन्माद को फैलाने की एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि वो उस वक्त में फेल हो गया था और इस मामले में उसने बताया कि उसका संबंध प्रतिबंधित संगठन PFI के साथ में है। और जिस तरह से उस विशेष शालिग्राम पत्थर की अगर बात करें तो उसे नेपाल से जब अयोध्या लेकर जाने की तैयारी हो रही थी, उस वक्त में देखने को मिला था कि बिहार में किस तरह से काफ़ी हजारों के तादाद में लोग सड़क किनारे खड़े होकर के उस पत्थर को पूजा कर रहे थे, पाठ कर रहे थे। क्योंकि जिस तरह से अलग अलग पत्थरों को देश के अलग अलग जगहों से मंगवाया जा रहा था, जिससे कि भगवान राम की मूर्ति को तराशा जाए, तो अलग अलग पत्थरों को मंगवाया जा रहा था, तो उसी में शालिग्राम पत्थर को भी मंगवाया गया था। तो वो लाने वाली टीम पर किस तरह से हमले की योजना थी, किस तरह से एक धार्मिक उन्माद फैलाना था और इसके लिए काफ़ी भारी मात्रा में हथियारों को मंगवाया गया था, तो ये बात भी याकूब ने स्वीकार किया है। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी के द्वारा इस मामले में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दायर किया गया है और बताया गया है कि किस तरह से एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। निश्चित तौर पे इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए, चाहे बात करें केंद्रीय जांच एजेंसियों की बात करें या खुफिया एजेंसी की बात करें या उत्तर प्रदेश या बिहार की बात करें, निश्चित तौर पे पुलिस प्रशासन से लेकर अन्य एजेंसियां सतर्क है और इस मामले की विस्तार तौर से तफ्तीश में जुटी हुई है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली। रुक करते अगली खबर की ओर। आज से मणिपुर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज होने जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भारत न्याय यात्रा को इंफाल से हरी झंडी दिखाएंगे। 20 मार्च को मुंबई में समापन होगा। राहुल गांधी मणिपुर में 6200 किलोमीटर की भारत न्याय यात्रा शुरू करेंगे। ये 14 राज्यों के 85 जिलों को कवर करेगी और 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। न्याय यात्रा देश के लोगों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए होगी। पटना से बड़ी खबर है, जहां पटना समेत बिहार के 7 जिले कोल्टे की चपेट में आ गए हैं। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में लगातार गिरावट आने और बर्फीली हवा चलने के कारण पटना में लोगों को शिमला और कश्मीर जैसा एहसास हो रहा है। इस सीजन में पहली बार शनिवार को पटना का न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कड़ाके की ठंड का जनजीवन पर भी असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली और गोपालगंज में भी कोल्ड डे का असर देखने को मिल रहा है। मौसम का जायजा लिया है हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। राजधानी पटना समेत बिहार के 7 जिले कोल्ड डे की चपेट में आ गए हैं। पिछले 2 दिनों की अगर बात करें तो पटना में तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस गिरा है। कश्मीर और शिमला जैसा एहसास। राजधानी पटना समेत बिहार के 7 जिले कोल्ड डे की चपेट में आ गए हैं। पिछले 2 दिनों की अगर बात करें तो पटना में तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस गिरा है। कश्मीर और शिमला जैसा एहसास इन दिनों राजधानी पटना में हो रहा है। सड़कों की थोड़ी तस्वीर देख लीजिए, गाड़ियों का आवागमन जो है वो कम हो गया है और इस ठिठुरन में अलाव यानी जो ताप है वही लोगों के लिए सहारा बना हुआ है। लोगों को अलाव के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा है। यही कारण है कि सड़क किनारे लोग सुबह से ही अलाव में बैठे हुए हैं और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप करते क्या है, कौन सा काम करते हैं? ठेला वाला चलाते हैं। ठेला चलाते हैं। तो अभी आप निकले नहीं ठेला चलाने के लिए, क्यों? बहुत ठंड है। ठंड है तो क्या करेंगे, कब फिर निकलेंगे ठेला लेकर के? वही 12 बजे निकलेंगे। 12 बजे के बाद निकलेंगे? 12 बजे। अच्छा, तो आजकल यही दिनचर्या हो गई है 12 बजे। हम स्टोर में काम करते हैं कपड़ा का। अच्छा, तो आप अभी बैठे हुए हैं, अलाव ले रहे हैं सुबह सुबह? हाँ, ठंडा बहुत ज्यादा है तो क्या करें। अच्छा, ठंडा बहुत ज्यादा। आपकी दिनचर्या कब शुरू हो रही है? अब 12-1 बजे से स्टोर खुलेगा तब जाएंगे। 12-1 बजे जाएंगे? हाँ, 12-1 बजे जाएंगे। तब तक इसी आग के सहारे। और ये लकड़ी की व्यवस्था कहाँ से हुई है? सरकारी व्यवस्था है ये। हम रिक्शा चला रहे हैं। रिक्शा चला रहे हैं? रिक्शा बंद पड़ा हुआ है अभी? हाँ, बंद है अभी रिक्शा। अच्छा, ये ठंड जो है ये कितने दिनों से असर कर रहा है? बहुत दिन से पड़ रहा है कम से कम। तो कैसे काटते? रात कहाँ काटते हैं? रात तो इसी लिए काट रहे हैं। अच्छा, आग का व्यवस्था रहेगा तो ठंड नहीं रहेगा। तो ये ठंड का मजा ले रहे हैं या ठंड का स्ट्राइक हो गया? नहीं, ठंड का स्ट्राइक तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्या कि वो तो रुकने वाली बात नहीं है।
बहुत ज्यादा है। ठंड ज्यादा है जी। तो कैसे रात कैसे कटती है? मतलब ड्यूटी यहाँ लगा हुआ है। अच्छा ड्यूटी है, रात में कैसे पूरा कंबल वम्बल लेकर बैठते हैं? हाँ पूरा व्यवस्था अंदर रहने का। लकड़ी जो है कितनी व्यवस्था करते हैं प्रतिदिन? प्रतिदिन 10 किलो। 10 किलो। तो न्यूज 18 की भी अपील है कि ठंड से बचाव का एकमात्र सहारा खुद को बचाना है, और आप अगर सड़कों पर निकल रहे हैं तो गर्म कपड़े पूरी तरीके से शरीर पर रखें और ढक कर ही शरीर को घर से बाहर निकलें। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां मौसम को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली नोएडा में शीतलहर का सितम जारी है। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक पहुंच गया है। शीतलहर की चपेट में राजधानी दिल्ली है। अगले 3 दिन के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कोहरे की मार भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। हर जगह कोहरा छाया हुआ है, दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो इस मौसम में अब तक का सबसे कम तापमान रहा है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, बिहार को आने वाले कुछ दिनों तक भीषण सर्दी और घने कोहरे से राहत मिलने के आसार नहीं है। अगले कुछ दिनों तक पूरे उत्तर भारत में घने से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है। वहीं अगले 4 दिन तक देश के उत्तर पश्चिमी इलाकों में कोल्ड से लेकर सीवियर कोल्ड डे की स्थिति रह सकती है। घने कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स भी प्रभावित है। कोहरे के कारण 2 दर्जन से अधिक ट्रेनें भी अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कल कोल्ड डे के बाद शीतलहर का सितम जारी है। इस वक्त मैं नोएडा में मौजूद हूं और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं जो घना कोहरा है वो हर जगह छाया हुआ है, और आप एक बार सड़कों पर अगर नजर डालें तो दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, और उसी तरीके से जो है लोग भी कम दिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आईएमडी ने कहा है कि अभी कुछ दिनों तक लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। इसी तरीके से घना कोहरा छाया रहेगा और जो तापमान है वो इसी तरीके से धीरे धीरे कम होता रहेगा और ठंड जो है वो बढ़ती रहेगी। अगर हम कल की बात करें तो इस सीजन का सबसे ठंडा दिन था। कल 4 डिग्री से कम तापमान था, और उसी तरीके से आज भी जो है वो बहुत ज्यादा ठंड है। और आईएमडी ने इसी को देखते हुए रेड और ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी है, कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। और साफ तौर पर आईएमडी का कहना है अभी 2-3 दिन तक लोगों को राहत नहीं मिलेगी। और कोहरे के चलते कई ट्रेन जो हैं वो लेट है, 22 ट्रेन जो है वो लेट चल रही हैं, कई जो फ्लाइट है वो डिले हुई हैं। तो इसी तरीके से लोगों को जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, और 2 दिन तक जो है वो राहत नहीं मिलने वाली है। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज 18 नोएडा। शेखपुरा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रशासन ने गरीबों के लिए रैन बसेरा का इंतजाम किया है, लेकिन प्रचार प्रसार नहीं होने से रैन बसेरा में एक भी गरीब नहीं है। नगर परिषद की तरफ से 2 रैन बसेरा का इंतजाम किया गया है, लेकिन लोग सड़क पर अलाव चलाकर हाड़ कपाने वाली ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। एक सारी बीघा बस्ती में संचालित रैन बसेरा का जायजा लिया संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। कड़ाके की ठंड में रैन बसेरा का काफ़ी महत्व बढ़ जाता है। शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र में 2 रैन बसेरा बनाया गया है। आप देख लीजिए कि है रैन बसेरा, ये नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत ये वार्ड नंबर 32 है, जो बीघा पर कहते हैं इसको, एक सारी बीघा के नाम से जाना जाता है। और कई बेड, लगभग 47-48 बेड बिछाया गया है। व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन लगता है प्रचार प्रसार का निश्चित रूप से अभाव है, जिसके कारण जो गरीब गुरबा को लोग आना चाहिए था वो उसकी कमी देखी जा रही है। और क्या क्या व्यवस्था कर रखे हैं? यहाँ तो आश्रय विहीनी को फ्री में खाना मुफ्त में दिया जाता है, और जो दूर दूर से आते हैं ठहरते हैं यहाँ पर, और उन लोग को 35 रुपये प्लेट खाना मिलता है। ठंड से बचाव के लिए क्या? ठंड के बचाव के लिए कम्बल है, मच्छरदानी। घर में नहीं रहते हो? घर में नहीं रहो? घर में हारा तो कह दिया बेटे कि घर हमरा नहीं है, कई घर गिर गए तो दोसर पहले ले के। तो कहाँ पर हो? रात में रह जाइए ट्यूशन पर। तो रहे व्यवस्था तो कहाँ चल जाओ? देखल नहीं ना फिर मैं पता आपको। सर बेला में जी सर जो है हमारा मांगने में क्या करते हैं? सतुरा में जो है यहाँ पर मांगने आए हैं, मांग के खाते कमाते हैं। अच्छा जी। तो क्यों मांग तो नहीं रहते हैं अपना घर में? मतलब यहाँ ऐसा है कि वहाँ जैसे गांव है वहाँ भी मांग लेते हैं। अब एक दिन जो है
हर बार तो जा नहीं सकते हैं एक ही गांव, तो घूम घूम के जो है मांगते खाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं। ठंड से बचाव के लिए कंबल की व्यवस्था, मच्छरदानी की व्यवस्था सारा किया गया है, लेकिन चूंकि प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण लोग ये नहीं आ पा रहे हैं। जरूरत है नगर परिषद के कर्मी द्वारा कि प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर की जाए, ताकि जो लाभुक हैं, जो प्रभावित लोग हैं ठंडा से, गरीब गुरबा लोग हैं, वो निश्चित रूप से रैन बसेरा आएँ और यहाँ का लाभ उठाएं। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। बाईस जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ऐसे में लखीसराय के गंगासराय गांव में बाबरी विध्वंस में शहीद कार सेवक हुतात्मा दिनेश चंद्र सिंह के परिजनों और ग्रामीणों में काफी खुशी की लहर है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होना है। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं गंगासराय गांव में। इसी गांव के बाबरी विध्वंस में कार सेवक दिनेश चंद्र सिंह शहीद हुए थे। इनके याद में यहाँ पे शहीद स्मारक स्थल बनाया गया है। उनके परिजन हैं। 90 दिनों के बाद ही 92 के बाद ही मोदी जी का है योगदान कि आज हो रहा है। जाएंगे? हाँ जाएंगे कि निमंत्रण मिल गया है। हमारे बरहिया प्रखंड के गंगासराय निवासी हुतात्मा दिनेश चंद्र जी 1992 को कार सेवक के रूप में अयोध्या में इन्होंने अपनी प्राणों की शहादत दी थी। उस राम मंदिर के निर्माण के लिए बाबरी विध्वंस में ये गए थे यहाँ से कार सेवक के रूप में, और उन्होंने अपनी शहादत दी थी। आज हम लोगों के बीच बहुत खुशी है कि इनका बलिदान आज फलीभूत हुआ है। आज अयोध्या में रामलला की भव्य मूर्ति मंदिर बनने जा रही है। थोड़ी सी अपेक्षा है हम लोगों की कि उनके मंदिर बनने के उपरांत इन पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। यहाँ भी एक भव्य स्मारक और राम जन्मभूमि का एक ट्रू कॉपी यहाँ भी बनाया जाए। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। पूरी अयोध्या इस समय राममय है। हर कोई अपनी तरफ से कुछ न कुछ प्रभु राम को समर्पित कर रहा है। ऐसे में राम की पैड़ी पर दरभंगा से आई मोनिका सबको अपनी ओर खींच रही है। राम की पैड़ी पर रंगोली तो आम बात है, लेकिन मोनिका आंखों पर पट्टी बांधकर रंगोली बना रही है। जब देश दुनिया की निगाहें अयोध्या पर हैं, तो राम की पैड़ी पर एक कलाकार ऐसी भी है जो आंखों पर पट्टी बांधकर भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन की एक शानदार पेंटिंग जमीन पर यहाँ पर बना रही है। हर्बल रंगों से आप देख सकते हैं, पहले एक ये चित्र ड्रॉ किया गया है, फिर उसको सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, उसमें रंग भरे जा रहे हैं। लेकिन भीड़ इसलिए यहाँ पर जुट रही है चूंकि एक कलाकार ऐसी हैं जिन्होंने आंख पर पट्टी बांधकर इसको बनाया है और इसमें रंग भरे जा रहे हैं। आपका नाम क्या है और आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली, क्या कहते हैं आप इसको? मेरा नाम मोनिका है, मैं बिहार दरभंगा से हूँ और इस चीज़ों को 6 सेंस एक्टिवेशंस कहते हैं। हमारी 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं, उसके बाद और भी ज्ञान इंद्रियां, उसमें 6ठी ज्ञान इंद्रियां इसे कहते हैं। और ये मैं खुद में की हूँ मेडिटेशन से, मैं कहीं सीखी नहीं हूँ। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? इसकी प्रेरणा मेरी मम्मा बचपन से मुझे भगवान की कई सारी स्टोरियाँ बताते हैं, तो उसमें बताती थी एक बड़ी कि धृतराष्ट्र को संजय ने रणभूमि के सारे सीन दिखाए थे रूम में ही। उसके बाद अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारा था अपनी आंखों पे पट्टी बांध के, आंख बंद करके। तो ये सब चीज़ों को मतलब बचपन से स्टोरी वाइज सुनती थी, समझती थी, तो मुझे भी मन करता था कि ये चीज़ होता कैसे है, कैसे हो पॉसिबिलिटी है, कैसे हो सकता है। और फिर मैं भी, मम्मी बताती थी हमेशा, तो मैं मेडिटेशन करती थी बचपन से ही, और करते करते वो ब्रेन जिन बहुत सारी चीज़ें जैसे योग कहते हैं वैसे योग करके फिर मैंने खुद में इसको एक्टिवेट करा। अयोध्या आने की वजह और इस वक्त ये परफॉर्म करने की वजह? राम भगवान बुलाए हैं तो आ गए हैं। यहाँ रंगोलियाँ हमारे भैया विराट भैया और भी सारे हमारी टीम्स हैं जिन्होंने रंगोली का ये आयोजन करवाया था, और भगवान की आशीर्वाद था तो हम भी आए और इसमें उनके साथ में हम लोग कर रहे हैं। तो पूरी अयोध्या राममय है, हर तरफ आपको रंग नजर आएगा, और उसी बीच ये रंगोली भी न्यूज़ 18 के दर्शकों को हम दिखाएंगे कि किस तरह से कुछ जो महिला कलाकार हैं वो यहाँ पर रंगोली राम घाट पे बना रही हैं।
कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज 18 अयोध्या। मुंगेर में किलकारी बाल भवन की ओर से बच्चों को पारंपरिक खेल से फिर से जोड़ने के लिए पतंग उत्सव का आयोजन किया गया। इस पतंग उत्सव में 400 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। बता दें कि बच्चे आजकल अपने पारंपरिक खेलों से दूर होकर अधिकतर समय मोबाइल में देने लगे हैं, जिस कारण बच्चों में शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की दिक्कत आने लगी है। इसी को देखते हुए स्कूल में किलकारी बाल भवन की ओर से उत्सव का आयोजन किया गया ताकि बच्चों को पारंपरिक खेलों में शामिल कर खेलों के प्रति रुचि पैदा किया जा सके। आज हम लोग किलकारी में पतंग उत्सव कर रहे हैं और लगभग 400 बच्चों की संख्या हमारे यहाँ उपस्थित है। क्या क्या होना है इस पतंग? आज पतंग उत्सव में लगभग 100 से 150 पतंग उड़ाया गया और सभी बच्चों ने यहाँ पे भागीदारी ली। बारी बारी से सभी ने पतंग उड़ाया है और हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम किलकारी के जो मतलब किलकारी का जो कॉन्सेप्ट है कि जो बच्चों में विलुप्त हो रही कलाएं हैं, जैसे कि पतंग उत्सव आजकल कहीं पे भी नहीं हो पा रहा है। बच्चे अगर पतंग उड़ाते हैं तो माँ बाप उनको मना करते हैं कि आप पतंग मत उड़ाओ, इसमें समय की बर्बादी होती है। लेकिन हमारे ऐसा सोच नहीं है। हम लोग बच्चों को हर तरह से खुशियां देने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे अगर पतंग उड़ा के खुश हो रहे हैं तो हम लोग उसको भी प्रमोट कर रहे हैं। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।